हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 की। इसके पहले के वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको पूरी बातें बताई थी। इसके साथ आज हम भारत के संविधान के भाग 2 की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। तो अगर भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 का नाम है नागरिकता, और ये है अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। तो भाग 2 जो है ये नागरिकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। अब देखिए, नागरिकता किसे कहते हैं? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में जो है वो एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं, बल्कि राज्य के हम निवासी हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के हम निवासी हैं। तो भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है, इसका मतलब है कि सिर्फ हम देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। ठीक है? भारत में नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत में नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर अगर पूछा जाए पहला विवरण किसने दिया, नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? तो नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तू ने दिया। तो भारत की नागरिक जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता जो है ये 1955 के नियम के आधार पर आधारित है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है भारत की नागरिकता। ठीक है? नागरिकता में पहली बार जो है संशोधन वो 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है पहली बार जब संशोधन किया गया, कब किया गया? 1986 में पहली बार संशोधन किया गया। किसमें पहली बार संशोधन किया गया? नागरिकता में। भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। ठीक है? नागरिक होने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिक होने के लिए क्या चाहिए, तो नागरिक होने के लिए देखिए, नागरिक होने के लिए कैसे पता चलेगा कि आप नागरिक हैं? तो आपके पास क्या होना चाहिए? नागरिक होने के लिए देखिए, नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। यानी नागरिक होने के लिए आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी होना चाहिए। ठीक है? आधार कार्ड कुछ भी होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप नागरिक नहीं है तो फिर आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो अभी तक हमने समझ लिया कि नागरिकता क्या है। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 में की गई है। भारत में एकहरी नागरिकता है, इसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण की बात करें तो नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। नागरिकता जो है ये 1955 के नियम के आधार पर आधारित है। नियम पर आधारित है। पहली बार जो नागरिकता में संशोधन कब किया गया? 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण जो बताया जाता है वो है पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसका मतलब है कि जो भारत के नागरिक होंगे उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड में से कुछ भी होना चाहिए, और जो नागरिक नहीं होगा उनके पास ये नहीं होता है, उनको दिया ही नहीं जाता। ठीक है? तो अब हम चलिए समझते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 देखिए, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। देखिए, इसका मतलब ये था कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900। संविधान कब बना? अब आप लोग बताएंगे संविधान कब बना?
कब बना मतलब कि कब लागू हुआ। तो देखिए 26 जनवरी 1950, 1950 से जो भारत में इससे पहले जो थे वो जो भारत में थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में थे उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी गई, यानी अपने आप ही मिल गई भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1905 यानी संविधान के लागू होने से पहले जो भारत संविधान के लागू होने तक जो भारत में थे उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, यानी अपने आप ही मिल जाएगी, ये कहता है अनुच्छेद 5। ठीक है, अब अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 ये क्या कहता है। ये कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं परमिट रूल। जब है लागू हुआ 19 जुलाई 1948। देखिए परमिट रूल, परमिट रूल ये कब लागू हुआ, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। इसमें क्या था, इसमें था जैसे 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब तक जो थे उन्हें तो मिल गई भारत की नागरिकता, लेकिन अगर उसके बाद मान लीजिए कोई इंडिया से नागरिकता जब मिल गई, जिसको नहीं मिला मान लीजिए उसके बाद कोई इंडिया से पाकिस्तान जाए, इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर वो फिर आना चाहता है, मतलब फिर भारत में आना चाहता था, तब फिर जब वो इंडिया में फिर वापस आ गया, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 यानी परमिट रूल से पहले आया, 19 जुलाई 1948 से अगर वो पहले आ गया भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर ये परमिट रूल जो था ये 19 जुलाई 1948, तो पाकिस्तान से अगर भारत में आए लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में नागरिकता तो मिल जाएगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान बनने के बाद आएंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन 19 जुलाई उसके बाद फिर नियम किया गया 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए थे तो फिर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अब नहीं लागू होता, क्योंकि अब तो कोई भी नहीं रह गया होगा कि जो 19 जुलाई 1948 के पहले नहीं आया होगा, मतलब उसके बाद अब नहीं, ये नियम पहले था अब नहीं है ये नियम। ठीक है, अब अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब आपको समझ में आया। इसका मतलब है कि अगर भारत का संविधान बनने से यानी स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर भारत का संविधान बनने से पहले अगर वो वापस आ गए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया था। इसमें कहा गया था, मान लीजिए 1 मार्च 1947, 1947 इससे पहले जो मान लीजिए इंडिया से पाकिस्तान गया था, इंडिया से पाकिस्तान गया था, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया वापस, तो उसे तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 माह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन मिल करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी जो भी गया था भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व, जो चला गया था स्वतंत्र होने के बाद मतलब गया था, उसके बाद संविधान लागू होने से पहले आ गया था, तो फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये किस में कहा गया, ये कहा गया था अनुच्छेद 7 में, जो कि ये भी अब नहीं लागू होता, क्योंकि ये सब 1947-48 की बातें हैं जो कि अब नहीं लागू होती हैं। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 का, अनुच्छेद 8 तो ये कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं अपने भाषा में हम लोग बात करेंगे तो फिर यानी विदेश भ्रमण से कोई समस्या नहीं है, विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं।
कर सकते हैं क्या मतलब कि अगर आप लोग विदेश भ्रमण करते हैं तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर हम विदेश में चले जाते हैं तो हमारी नागरिकता भारत की छिन जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप भारत से बाहर भी अगर आप भ्रमण करते हैं तो तब भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, इससे आपकी नागरिकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 8 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 9। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 8 में बोला गया कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन हाँ तब तक आपको विदेश भ्रमण जब तक आप करेंगे आपकी भारत की नागरिकता मिली रहेगी, लेकिन तब तक मिली रहेगी जब तक कि आप विदेशी नागरिकता नहीं लेते हैं। अगर आप विदेश भ्रमण करने के साथ साथ विदेशी नागरिकता भी ले लेते हैं, जैसे ही आपने विदेश भ्रमण करने के साथ विदेशी नागरिकता जैसे ही आपने लिया, वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 9 में। ये अनुच्छेद 9 में। अब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। देखिए, भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी, यानी भारत की नागरिकता की सुरक्षा की बात की गई है। भारत की नागरिकता की सुरक्षा की बात की गई है। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है भारत की, लेकिन वो भारत की नागरिकता आपके पास तब तक रहेगी जब तक कि आप कोई देशद्रोह वाला काम नहीं करते। अगर आप कोई देशद्रोह वाला काम कर देते हैं फिर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप भारत की नागरिकता आपकी सुरक्षित रहेगी। तो भारत की नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसमें दी गई है? अनुच्छेद 10 में इसकी बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11। तो इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद के गृह मंत्रालय बनाएगी। नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बना सकता है? नागरिकता संबंधी कानून ये संसद के गृह मंत्रालय बनाएगी। कानून संसद के गृह मंत्रालय ही बना सकती है और बदल भी सकती है। संसद के गृह मंत्रालय ही बनाएगी और बदलेगी। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 11 में ही बनाएगी। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून संसद के गृह मंत्रालय ही बनाएगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 11 में। ठीक है, अब चलिए कुछ और समझते हैं। अभी तक तो हमने अनुच्छेद समझ लिए। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, तो हमने 5 से 11 तक समझ लिया। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 11। अब हम चलिए कुछ और समझते हैं। कुछ और का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, तो अब हम समझते हैं कि नागरिकता, ये कलर शायद आपको ना दिख रहा हो, दूसरा कलर लेते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, अगर मान लो किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो कैसे मिलेगी? नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, देखिए, नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट। नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम यानी 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कौन कहता है? नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली विधि है जन्म के आधार पे।
पहली विधि है जन्म के आधार पर। पहली विधि है जन्म के आधार पे। इसका मतलब है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। ठीक है, अगर भारत जो भी बच्चे भारत में जन्म लेंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि भारत जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये कहा गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, अब इस पहली विधि थी ये जन्म के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी विधि क्या है? ये है वंश के आधार पे। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर इसका ये देखिए, जन्म के आधार पे ये जो था ये 1986 में है। 1986 में ये बताया गया। ये जो है ये 1992 में। ठीक है, ये कहा गया कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, देखिए वंश के आधार पर बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका जन्म विदेश में हो जाता है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो भारत के हैं, माता पिता भारत के हैं, लेकिन वो मान लीजिए टहलने घूमने या कहीं गए थे विदेश में, मान लीजिए उनका बच्चा हो जाता है वहीं विदेश में, तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसे भी जो है वो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शिखर धवन जो है उन्हें इसी प्रकार से मिला है, शिखर धवन। ठीक है, अब तीसरी विधि का विधि है पंजीकरण। तीसरी विधि है पंजीकरण। इसका मतलब था कि इसी विधि द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देखिए इस विधि में क्या कहा गया था? इस विधि में कहा गया था कि लगातार 7 साल तक भारत में आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रमंडल जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। तो आपको 7 साल तक भारत में रहनी चाहिए, मतलब रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये थी तीसरी विधि। अब चौथी विधि की बात करते हैं। चौथी विधि है देशीकरण। चौथी विधि क्या है? देशीकरण। चौथी विधि है देशीकरण। इसका मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। भारत के किसी एक भी भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहता हो। तो इसमें क्या देशीकरण में क्या क्या शर्त है? इसमें क्या शर्त है? इसमें तो सबसे पहले यही शर्त है कि जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखे। ये नहीं कि अब पता चले भाषा जानते हैं भारत के लेकिन फिर भारत के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं। तो ना, सकारात्मक सोच हो भारत के प्रति। उसके बाद सकारात्मक सोच रखते हों। उसके अलावा वैज्ञानिक या कला, उसके अलावा वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, उसके साथ ही वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और 7 साल तक और 10 साल तक 10 साल तक भारत में मतलब रहते हों या रहें। उसके बाद ही उन्हें देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी या दी जाएगी। ठीक है, ये थी चौथी विधि। अब पांचवी विधि की बात करते हैं। पांचवी विधि है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि मतलब अगर किसी विदेशी राज्य को भारत ने, देखिए किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे सिक्किम का जो है, सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को भारत की नागरिकता दे दी गई। मैंने आपको बताया था ना कि सिक्किम जो है ये भारत में मिलाया गया, ये 22वां राज्य बना, मैंने आपको बता दिया था।
तो अगर जैसे सिक्किम था, अब ये जब भारत में मिल गया तो अब सिक्किम के जो भी नागरिक हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 5 विधि है। एक तो है जन्म के आधार पे आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा है कि आपको वंश के आधार पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा है कि पंजीकरण के तहत आपको 7 साल तक भारत में रहना होगा, यहाँ पे नौकरी करना होगा या यहाँ पे 7 साल विवाह करके रहना होगा। उसके बाद आपको पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण कहता है कि आपको भारत के किसी एक भाषा को जानना चाहिए, जानना होना चाहिए और भारत के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक या कला में निपुण होना चाहिए और साथ ही साथ आप भारत में 10 साल मतलब लगातार रह रहे हों, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर 5वां विधि है कि अर्जित भूमि, अगर भारत ने किसी क्षेत्र को मतलब किसी राज्य को या किसी देश को भारत में मिला लिया गया तो उस राज्य या क्षेत्र को भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी या स्वतः ही मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये हमने समझ लिया कि नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें हम कुछ टर्म है उसे हम समझेंगे, जैसे रुक जाइए सही इरेज करते हैं। हाँ, तो हम क्या समझेंगे अब हम समझेंगे NRI। एक शब्द आता है हमारे सामने NRI। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया इसका मतलब है कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है। मतलब कि वह वर्तमान में तो भारत में नहीं है लेकिन वह भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा, विदेश में अगर 6 माह से ज़्यादा, देखिए विदेश में 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा अगर रुके हैं, पढ़ाई या नौकरी करने के लिए गए हैं तो उन्हें NRI कहा जाएगा। देखिए विदेश में 6 माह से ज़्यादा अगर वो रुके हैं, वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ उन्हें क्या बोला जाएगा, NRI। विदेश में 6 माह से ज़्यादा चाहे पढ़ाई के लिए चाहे नौकरी के लिए वहाँ पे अगर चले गए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, NRI कहा जाएगा। लेकिन हैं वो भारत के ही, पर चले गए हैं, किस लिए गए हैं, पढ़ाई या नौकरी के लिए गए हैं, तो और 6 माह उन्हें हो गया है तो उन्हें क्या बोला जाएगा, तो उन्हें NRI बोला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। फिर एक आता है OCI। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया ये क्या कहता है, इसे जो है 2005 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। लक्ष्मी मल, इसे जो है इसे लक्ष्मी मल, मैं नाम लिख देता हूँ, लक्ष्मी मल सिंधवी, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा 2005 में जोड़ा गया। समिति द्वारा 2005 में जोड़ा गया। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये जो है ये इसे 2005 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। OCI जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। ठीक है, OCI जो है इसका मतलब है इसे लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 2005 के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जो पहले भारत का नागरिक था, पहले जो है वो भारत का नागरिक था लेकिन अब वो जो है वो विदेश का नागरिक हो गया। अब जो है वो विदेश का नागरिक हो गया और विदेश का नागरिक होने के साथ वो भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति था। अब तो नहीं है ना, लेकिन पहले जब वो भारत में था तो भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति था। लेकिन जब उन्होंने विदेश में, फिर वो विदेश में जाके जब उसने विदेश की नागरिकता ले ली, फिर वो भारत का नागरिक नहीं रह गया। लेकिन पहले तो भारत का नागरिक था, तो अगर भारत का पहले नागरिक था और उद्योगपति भारत में था, यानी अमीर खानदान से था या अमीर था, तो फिर अगर उसने विदेश में नागरिकता ले ली, फिर वो अगर विदेश से भारत में आना चाहता है तो उसका वीजा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो उसका वीज़ा नहीं लगता है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, जो नागरिकता दी गई है, अगर आप देश विरोधी काम करते हैं या पागल हो जाते हैं या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, तो गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय ये आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी, समाप्त कर सकती है। ठीक है, गृह मंत्रालय, शर्त कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया, देश विरोधी काम करने पर, पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर, तो गृह मंत्रालय आपकी जो है नागरिकता वो समाप्त कर देगी। अब मैंने अभी बात की वीजा और पासपोर्ट। वीजा और पासपोर्ट दो नाम होते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको वीजा क्या है और पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट, देखिए वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश में अगर हमें जाना है तो हमें उस देश से अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, इस अनुमति का, देखिए जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें, जिस देश में हम जाते हैं उस देश से हमें पहले नागरिक वो लेनी पड़ेगी, क्या, अनुमति। तो इसी अनुमति का नाम ही होता है वीजा। ठीक है, बिना वीजा किसी दूसरे देश में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो जिस देश में हमें जाना है, हमें उस देश में जाने के लिए उसी देश से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी अनुमति को ही हम वीजा कहते हैं। और बिना वीजा के हम उस देश में नहीं जा सकते। उस देश में, जिस देश में हमें जाना है, अगर हमें उस देश का वीजा नहीं प्राप्त है तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, उस देश में नहीं जा सकते। अब पासपोर्ट क्या है, मतलब ये मैंने आपको बता दिया, जिस देश में आपको जाना है वहां से लेना पड़ेगा। पासपोर्ट क्या है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। हमें अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी अपने देश से जाने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाने के लिए अनुमति, जाने के लिए अनुमति, के लिए अनुमति, और यहाँ पे आने के लिए, आने के लिए इसे दूसरे देश से लेना पड़ता है, यानी जहाँ पे हमें जाना है वहां से लेना पड़ता है। इसे हमें अपने देश से लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब हम इसकी बात करते हैं। 2019, इसकी चर्चा करते हैं। ये क्या कहता है, इसका मतलब है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह क्या कहता है, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। CAA क्या है, भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक में कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर, ये भी कुछ नहीं है, ये भी उसी के तरीके से है, प्राकलन के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा था। कहाँ पे देखा था हमने, ये देखिए जहाँ पे हमने देखा था अभी देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा 7 साल के लिए, ये वही है, CAA वही है। जहाँ ये पंजीकरण जो था 7 साल के लिए, CAA भी वही है, CAA जो है ये भी वही है।
ये क्या कहता है, ये कहता है 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यदि कोई अल्पसंख्यक, देखिए यदि कोई अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है इन तीनों देशों में, इन तीनों देशों में मुस्लिम को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक हैं। तो कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अगर वे धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब अगर ये अल्पसंख्यक जो हैं ये भारत में आ जाते हैं तो इन्हें धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत की नागरिकता, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे नागरिकता मिलेगी, आधार पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अभी लेकिन है यहाँ पे, दी जाएगी, लेकिन क्या है, शर्त क्या है, नागरिकता तो दी जाएगी, किसे दी जाएगी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं, यानी अल्पसंख्यक कौन है, तो मुस्लिम लोगों को छोड़े सभी यहाँ पे इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक ही हैं। तो जो भी धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे यहाँ भारत में आया है उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उन्हें कम से कम 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, कम से कम 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही नागरिकता दी जाएगी। कम से कम 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। तो यही बोला गया है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए में, यही बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को जिसका नाम है एनआरसी। एनआरसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स। इसमें क्या कहा गया है, इसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी राष्ट्रीय नागरिक चार्टर। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे बोला जाएगा राष्ट्रीय नागरिक चार्टर, राष्ट्रीय नागरिक चार्टर। ठीक है, ये बोला जाएगा। तो इसके तहत क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हानि बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया कि 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 से पहले, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे जब बांग्लादेश है, यहाँ पे मैं मैप लाया नहीं हूँ तब भी आप देख लीजिए, जब भारत यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान है, तो इन दोनों में जब लड़ाई हो रही थी तो यहीं पे असम है। तो अगर वहां से बहुत से लोग भारत में आ गए, तो ये लड़ाई कब हो रही थी, ये हो रही थी 1971 में। तो वही कहा गया है कि अगर 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे उन्हें तो भारत की नागरिकता दे दी जाए, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें नहीं दी जाएगी।
और आप लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और आप लोग इसका मतलब एक वो तैयार कीजिए कि कितने लोग आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं। आप ये तैयार कीजिए, जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। ठीक है। एनआरसी जो है ये 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा था और एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना होगा कि मैं जो हूँ ये 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गया हूँ और मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ। ठीक है। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डेडिकेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनआरसी क्या कहता है। एनआरसी कहता है कि 24 मार्च 1971 से पहले अगर आप भारत में आ गए थे तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए थे। अगर आप इसे नहीं दिखा पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाएगा। अगर आप वहाँ भी नहीं दिखा पाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। अगर आपने वहाँ भी नहीं दिखा पाए तो आपको सुप्रीम हाई कोर्ट में पहले भेजा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी अगर आप नहीं दिखा पाए तो आपको फिर डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक होता है एनपीआर। इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये कहता है कि एनपीआर जो है ये देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। एनपीआर क्या है? देश के निवासियों का एक रजिस्टर। देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955, इसे जो है नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। एनपीआर को जो है ये 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधान के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। ठीक है। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर से ही जनगणना की जाती है। एनपीआर से ही राष्ट्र की गणना की जाएगी, राष्ट्र की जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद एनपीआर जब हो जाएगा तो फिर जो है ये राष्ट्र की सही जनसंख्या का सही जनगणना हमें मिल पाएगा। तो एनपीआर की जनगणना कैसे की जाएगी? तो इसे स्थानीय आधार पे, स्थानीय के बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, परिवार कितना है और कौन से लोग कहाँ पे काम करते हैं, ये देखा जाएगा। उसके बाद फिर जनगणना, फिर जनसंख्या डिसाइड की जाती है कि इस राज्य में या इस राष्ट्र में कितनी जनसंख्या है। तो एनपीआर के बाद ही भारत की जनसंख्या यानी देश की जनसंख्या यानी इंडिया की जनसंख्या डिसाइड होती है। ठीक है। भारत की जनसंख्या देखी जाती है। देखिए, तो आज हमने क्या समझा? आज हमने भाग 2 के बारे में समझ लिया। भाग 2 है नागरिकता, जिसके बारे में हमने पूरी बातें की। नागरिकता क्या है, इसकी चर्चा कितने में है, एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, एनआरआई क्या है, ओसीआई क्या है,
और फिर वीज़ा पासपोर्ट क्या है, CAA क्या है, उसके साथ ही NRC क्या है, NPR क्या है, इन सब के बारे में आज हमने जाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 3 की। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरा ये समझाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो।